हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वां। जलवायु चरम है, वर्षा कम होती है, लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। ये जो ऊपर विशेषता बताई है कि वर्षा कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और लोग क्या होते थे, चलते फिरते पशुचारक होते थे। किसकी विशेषता है? अफ्रीका सवाना, मध्य एशिया स्टेपी, उत्तरी अमेरिकी प्रेरी और साइबेरिया टुंड्रा। तो इसका राइट आंसर है मध्य एशियाई स्टेपी। मध्य एशियाई स्टेपी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया से गुजरती है। यहाँ का जलवायु चरम होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है, तापमान -6 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्कर। ऑप्शन 1, 2 दोनों, कोई नहीं। जो जीवों के विकास में महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्कर दोनों को ने प्रभावित किया। महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्कर द्वारा जैव विकास प्रभावित हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन में पृथ्वी के महाद्वीपीय सापेक्षतः एक दूसरे के आर पार सागरीय तल को पार कर विस्थापित होते हैं। हिमानी काल हिमानी विकास द्वारा चिन्हित होता है। यह हिमानी वर्ष में एक समयांतराल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती है। देखो इसमें ही डिफरेंस कर दिया, 30 डिग्री उत्तरी लिख दिया और 60 डिग्री दक्षिण लिख दिया। अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ होते दोनों तो इसे ऑप्शन होता, तो इसे हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग है। ये सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है बी। और जो पछुआ पवन होती है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का केंद्रीय बल। आपको याद रखना है कि ज्वार भाटा के लिए सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी का तीनों बल काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल, गुरुत्वीय बल पर द्वारा तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल और अधिकेंद्रीय बल। अधिकेंद्रीय बल जो केंद्र के केंद्रोन्मुख होते हैं और अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से दूर बल के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख होता है वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रों अपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार भाटा आती है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के दूसरी तरफ होता है वहां पर केंद्र अपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी के कारण इसी कारण पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। अर्थात प्रत्येक 24 घंटे में समुद्र में 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है, 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। 105वां क्वेश्चन है, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती है, घने बादल बनने लगते हैं, फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। जो ऊपर विशेषता बताई है वो किस क्षेत्र की है? सवाना की, मानसून की, विषुवतीय की और भूमध्य सागरीय की। तो यह विषुवतीय क्षेत्रों में की विशेषता बताई गई है कि इसमें सुबह मौसम साफ रहता है किंतु सूर्य की किरणों के कारण गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के वक्त
विषुवतीय रेखाओं में अच्छा, ये विषुवतीय रेखा की विशेषता है। इसमें सुबह मौसम साफ रहता है, किंतु सूर्य की किरणों के साथ गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के वक्त बादलों के साथ वर्षा होने लगती है। हमारा 106वां क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? दोबारा देखें, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय विषैली क्षेत्र विरल ही होते हैं। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है और उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है ए, समुद्र पृष्ठीय ताप निम्न होता है, इसके कारण वहां पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में चक्रवात मुख्य रूप से 5 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर होते हैं और तथा महाद्वीप के तटीय भागों को प्रभावित करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भाग में चक्रवात का कोई न कोई रूप देखने को अवश्य मिलता है, परंतु दक्षिण अटलांटिक महासागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य दोनों और 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य चक्रवात बिल्कुल नहीं पाए जाते। चक्रवात के जन्म हेतु समुद्र का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडी घाट पाई जाती है जो समुद्री पृष्ठ के तापमान को निम्न रखती है, जिसके कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। मतलब क्या कहते हैं कि जो दक्षिणी अटलांटिक है या दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो जल का तापमान है, पृष्ठीय तापमान है, वो कम रहता है और चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? इक्वेटोरियल काउंटर करंट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, तो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता और विषुवतीय वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला। जो जो विषुवतीय प्रतिधाराएं होती हैं वो क्या होती हैं? दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण होता है और मिलकर वो वापस चलती हैं। इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूर्णन की गति के कारण जल पीछे छूट जाता है, जिसके कारण जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति होती है और विषुवतीय रेखाओं की उत्पत्ति होती है, किंतु जल का कुछ भाग पृथ्वी के घूर्णन दिशा की ओर अग्रसर होता है, जिससे प्रति विषुवतीय धारा उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो विषुवतीय प्रतिधारा है की उत्पत्ति कैसे होती है। इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग और लोहित। तो इसका राइट आंसर है डी, तीनों नदियां ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिबांग, कामेंग और लोहित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? उष्णकटिबंधीय पश्चिम हिंद महासागर उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ ताप के अंतर से विश्लेषित होता है। देखो, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? ये पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच ताप के अंतर को विश्लेषित करता है। तो इसमें क्या ट्रिक दे दिया? पश्चिमी हिंद महासागर तो सही दे दिया, लेकिन पूर्वी हिंद महासागर की बजाय पूर्वी प्रशांत महासागर शब्द लिख दिया, जो कि गलत होता है।
आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि सामान्यतः जो सकारात्मक आईओडी होता है, इंटर ओशियन डाइपोल होता है, उसमें क्या होता है, जो पश्चिमी हिंद महासागर है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, पूर्वी का कम होता है। अगर एल नीनो आती है तो इससे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इंडियन ओशन डाइपोल, जिसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है, समुद्री सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन होता है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर में एकांतर से गर्म हो जाता है। इसके बाद हिंद महासागर गर्म होता है, प्रभावित होता है। हाल के अध्ययनों में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागरों में जो एल नीनो दक्षिण दोलन की तुलना में वर्षा पैटर्न पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है एल नीनो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये कथन सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के 140 डिग्री पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से निष्क्रिय बना हुआ है। अगर आप देखें, पहला एक ऑप्शन और 3 ऑप्शन सही है, क्योंकि 1991 में इसका उद्गार हुआ था, उसके बाद 16 में उद्गार हुआ है। तो इसका राइट आंसर केवल एक आएगा, क्योंकि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर उत्तर में पूर्व में न होकर 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से ये 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर इसका प्रथम उद्गार 1787 में हुआ था। लगभग 100 वर्षों में 5 बार उद्गारित हो चुका है। पिछली बार इसका उद्गार 1991 की बजाय 2016 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मृदा के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर जितना कार्बन अंश होगा तो उसकी जो जल धारण क्षमता वो ज़्यादा होगी। पहला एलिमिनेट कर सकते हैं हम। गंधक चक्कर में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि किसी भी चक्कर में मृदा की कुछ न कुछ भूमिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीय भवन में योगदान कर सकती है। ये सही ऑप्शन है। पहले ट्रिक तो क्या है, अगर ऑप्शन में सकता है सकती है तो सामान्यतः सही होता है। बाकी 2 ऑप्शन ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर बी आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं। अगर नदी से अत्यधिक बालू खनन करते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं। नदी की लवणता में कमी, भूमजल का प्रदूषण और भूमजल स्तर का नीचे चला जाना। तो अगर अत्यधिक खनन करते हैं तो इससे नदी जल की लवणता में कमी नहीं होती बल्कि वृद्धि होती है। तो इसको एक एलिमेंट करते हैं तो हमारा राइट आंसर वैसे ही आ जाता है 2 और 3। बहुत अधिक बालू खनन से नदियों के अवक्रमण का कारण बना है। रेत खनन ज्यादा होने पर इसका तल कम होता है, फलस्वरूप तटीय क्षरण होता है। नदियों की लवणता में वृद्धि होती है, क्योंकि हमको पता है कि बालू का जो अधिक खनन करते हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप इससे भी देख सकते हैं, अगर कोई नकारात्मक कार्य हो रहा है उसे परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होंगे। अगर सकारात्मक कार्य है तो उसका परिणाम सकारात्मक होगा। अब बालू का अत्यधिक खनन है तो नकारात्मक कार्य है, और नदी की लवणता में कमी एक सकारात्मक परिणाम बताया हुआ, जो कि गलत वैसे भी हो जाता है अगर आप कॉमन सेंस से लगाते हैं। भूमजल का प्रदूषण होता है, ये भी नकारात्मक है, सही होगा। और भूमजल स्तर का नीचे चला जाना, ये भी नकारात्मक है, जो कि परिणाम सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप विधि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। और हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी सांद्रता के कारण जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। अगर आप कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन देखें तो इसका राइट आंसर है
सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। कार्बन स्टेशन से पता चलता है कि वायुमंडल में CO2 की वृद्धि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती है और इस प्रकाशीय प्रभाव पौधे की प्रजातियों, तापमान, पानी, पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर भिन्न होता है। तो कार्बन स्टेशन का अर्थ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो इसने ऑप्शन आंसर देखा है बी, तापमान में वृद्धि। मेरे अनुसार ये गलत है। आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो क्योंकि कार्बन फर्टिलाइजेशन हुआ है, कार्बन का फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो राइट आंसर ए होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100 वर्षों कालों में उत्क्रमित हुआ है, ये सही ऑप्शन है। पृथ्वी पर 4 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी, तो ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये गलत ऑप्शन है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के कार्बनिक वायुमंडल को बदल दिया, सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, क्योंकि पृथ्वी जब जब पृथ्वी की पर पृथ्वी का निर्माण हुआ उस टाइम वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक थी और प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन का निर्माण धीरे धीरे होता चला गया। हमारा 115वां क्वेश्चन है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवी, 21 जून को हमको पता है कि सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो उसके अनुसार हम आंसर लाएंगे उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर अक्षिस के नीचे नहीं डूबता, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर अक्षिस के नीचे नहीं डूबता। तुमको पता है कि जून में उत्तरी गोलार्ध में होता है सूर्य, तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर अक्षिस के नीचे नहीं डूबता। मेथेन हाइड्रेट के निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भूमि तापमान के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, सही ऑप्शन हो सकता है। मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में और समुद्र अधस्तर के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। वायुमंडल के अंदर एक मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये गलत हो सकता है। सही है ये भी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है डी, सभी ऑप्शन सही है। मीथेन हाइड्रेट 50 मीटर नीचे पानी की गहराई पर समुद्र सतह पर स्थिर होते हैं, यह ज्वलनशील बर्फ के रूप में भी पाए जा सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, 2-3 दशक के बाद, 1-2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 117वां, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? जिस रात को मेघ ढके होते हैं उस रात को ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? क्यों? हमको पता है कि मेघ ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्यों नहीं बनती? भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। मेघाच्छादित रातों में भूमंडल का तापमान कम होता है, ये सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। बादल बहते हुए पवनों को भूमिगत तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। हमको पता है कि जो पृथ्वी की विकिरण होती है वापस बादल धरती की तरफ भेज जाता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके बूंदों का निर्माण नहीं होता। ओस वायु में उपस्थित जलवाष्प के धरातल पर संघनित होने से उत्पन्न होती है। स्वस्थ और शांत रातों में जब धरातल तीव्र गति से ठंडा होता है तब ओस उत्पन्न होती है, जबकि बादल वाली रात में पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है और उसकी बूंदें नहीं बन पाती। इसने दिया है 4 नक्षत्र दिए हुए हैं, 5 नक्षत्र दिए हुए हैं, 1 नक्षत्र, 2, 3, 4 और 5। ये है मध्य एशिया के 500 देश और मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है KUT, 3 देश की हो गए KUT, कीता, के की ता, कजाकिस्तान,
यू तय उज्बेकिस्तान, टी तय तुर्कमेनिस्तान, की तय किर्गिस्तान, ता से ताजिकिस्तान। तो इसे आप देख सकते हैं। एक एक क्या है कजाकिस्तान, 3 क्या होगा उज्बेकिस्तान, और 2 क्या होगा तुर्कमेनिस्तान। दूसरा राइट आंसर से डी आ गया। और 4 क्या होगा किर्गिस्तान, 5 क्या होगा ताजिकिस्तान। तो KUT किता, KUT किता आप याद रख सकते हैं। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे या पीछे के क्रम में दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। हमको पता है जो देश, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो देश ग्रीनविच रेखा है, भारत इस आगे से पीछे क्रम में हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 5 जापान का आगे है, फिर 3 इराक, फिर 2 यूनान, फिर 1 क्यूबा, फिर 1 कोस्टरिका। क्या है कोस्टरिका। तो इसका राइट आंसर ए बनता है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था। मिस्र, रूस, भारत, फारस। तो इसका राइट आंसर है सी, जिप्सी भारत के मूल निवासी हैं। जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान भारत है। जिप्सी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र विशेषकर पंजाब या राजस्थान में निवास करते हैं और ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। मध्य युग में इनका प्रवसन यूरोप में हुआ था और वे वहीं बस गए थे। इन लोगों की भाषा रोमा है। क्या है रोमा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 4 स्थान दिए हुए हैं और उन स्थानों इनमें से कौन सा स्थान चेचन्या है। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। देखो आपको याद रखना है चेचन्या एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एक को तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चेचन्या है, 3 स्थान को चेचन्या स्थान कहते हैं और यह रूस। चेचन्या एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसको ये जो तीन जो है ये चेचन्या वाले क्षेत्र को निरूपित करता है। तो राइट आंसर का सी आएगा। हिमालय का विस्तार अराकोमायोमा कहाँ स्थित है। हमको पता है कि जो हिमालय है भारत का, उसका विस्तार अराकन योमा तक है। ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है म्यांमार में। तो इसका राइट आंसर है बी, 5 का बी। अराकान योमा पश्चिमी म्यांमार में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय का एक अंग है। इसमें नागा पहाड़ियाँ, चीन पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ स्थित पटकाई पहाड़ियाँ श्रेणियाँ शामिल है। नागा, चीन, लुसाई और पटकाई। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम अगर भारत का ये ऐसे देखते हैं तो ये जो हिमालय का ये वाला भाग है, ये अराकोमायोमा है, जिसमें नागा, चीन, लुसाई और पटकोई पहाड़ियाँ शामिल हैं। हमको मानचित्र दिया हुआ है। ये अफगानिस्तान है, ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है। मानचित्र बिंदुओं से बनी टूटी रेखा क्या कहलाती है। ड्रूड लाइन, मैकमोहन लाइन। सीमा आयोग 1947 द्वारा भारत पाकिस्तान के लिए सुझाई गई सीमांकन रेखा और यंग हस्बैंड अभियान द्वारा बनाएगा मार्ग। तो ये आएगा ड्रूड लाइन। भारत और वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित ड्रूड रेखा है।
कौन सी रेखा? ड्रोन रेखा। ड्रोन रेखा है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट है उसको पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, हॉटस्पॉट माना जाता है। अब तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट और पूरा हिमालय ही शामिल कर दिया। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, पूरा हिमालय, अंडमान निकोबार और बर्मा क्षेत्र, बर्मा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 देश दिए हैं ABCD, इन 4 देशों के नाम आपको बताने हैं। ए इराक है, ए क्या है? इराक, बी है सीरिया, यहाँ सीरिया होता है, और सी सऊदी अरब, और डी क्या है? जॉर्डन। इससे आप मिला सकते हैं, इराक, बी सीरिया, सी सऊदी अरब और डी जॉर्डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किन के बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। ये सही ऑप्शन है बी। हमको पता है कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच है केंद्रित है? 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि 5 डिग्री से 20 डिग्री तक स्थितियां विपरीत होती हैं, और 20 से 40 के बीच जो स्थितियां रहने के अनुकूल है। इसलिए भारत की विश्व की 50% जनसंख्या 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोलस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। किसकी विशेषता है? नार्डिकारियों से, ऑस्ट्रिक जनों से, और निग्रोसम जनों से, मंगलोइड जनों से। तो इसका राइट आंसर है मंगलोइड जनों से। इसके नेत्र तिर्यक होते हैं, और ऊपरी जो कपोलस्थि उठी होती है, छोटे छोटे छुटपुट केस होते हैं, मध्यम ऊंचाई होती है। जो मंगलोइड होते हैं उत्तरी पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया के निवासी हैं, और इनकी आंखों की पूरी चमड़ी इकट्ठी होती है, इनके बाल सीधे, शरीर दुबला पतला होता है। मंगलोइड लोगों का कद मध्यम होता है। इसमें चीनी, जापानी, म्यांमार, थाई, वियतनामी और मलाय के निवासी आते हैं। जो उत्तरी भारत के हैं वो काकेड होते हैं, और पूर्वोत्तर भारत के मंगलोइड होते हैं। अंडमान निकोबार के निग्रिटो होते हैं। तो आपको याद रखना है, दिए गए चित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है जो कि म्यांमार में से बहती है? इसको इरावद, मिकांग, चाओ फ्राया, साल्विन। तो ये कौन सी नदी है? साल्विन नदी है। जो नदी देखी है इसने, ये साल्विन नदी। क्या है? साल्विन नदी। सुदूर उत्तर पश्चिम में आसिया से लेकर पूर्व में पेरिस, जलमेरु मध्य तक दूरी 5000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विषुवतीय रेखा क्षेत्रीय शैल है, अन्य कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है डी, 14 इंडोनेशिया। आपको याद रखना है, इंडोनेशिया द्वीप समूह पर कितने द्वीप हैं? 14,000 के लगभग द्वीप हैं, और यह देश टॉरस संधि से 5000 मील की दूरी पर स्थित है। टॉरस संधि से, और टॉरस संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करती है। आपको याद रखना है कि जो टॉरस संधि है, टॉरस जो संधि है किसको अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करती है। न्यू गिनी से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, टॉरस संधि किस किस के बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त आकृति में ए का अंकित बिंदु किस एक महाद्वीप में स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी नहीं कह सकते इसको।
और आपके एक दिमाग की नॉलेज का टेस्ट है। जो ये क्षेत्र है ना, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 6 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मतलब इसने क्या चित्रा दिया, ये ग्रीनविच लिखा है 0 डिग्री, इससे 5 डिग्री, और ये क्या है अक्षांश, 0 अक्षांश 0 देशांतर, और ये क्या 5 डिग्री नॉर्थ देशांतर से 6 डिग्री नॉर्थ देशांतर के बीच है, और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ये कौन सा महाद्वीप है, ये इसको हम यूरोप महाद्वीप की श्रेणी में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप की स्थिति यही है, 50 से 51 डिग्री और 5 से 6 डिग्री। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इंडोनेशिया, रूस, भारत, चीन। तो इसका आंसर है भारत। भारत विश्व में इस ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखें, भारत में सबसे ज़्यादा, अगर आप ईंधन काष्ठ की रिपोर्ट देखें तो कृषि FAO संगठन की रिपोर्ट है, उसमें भारत को सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक देश ने भारत से बॉक्साइट के प्रमुख आयातक के रूप में इटली का स्थान लिया? कनाडा, यूनान, यूक्रेन, UAE। इसका राइट आंसर है ए, कनाडा ने भारत से बॉक्साइट के प्रमुख आयातक के रूप में इटली का स्थान लिया। 1997 में इंडोनेशियाई वनों में लगी आग का कारण क्या था? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का एलिनो प्रभाव, और इनमें से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया में आग लगी थी शुष्क मौसम और मानवीय गलतियों के कारण। इसका राइट आंसर डी। IST या उत्तर पर दोपहर होती है, पर धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय पी रहे हैं। उस स्थान का देशांतर कितना है? इसका राइट आंसर है 19 डिग्री वेस्ट, 19 डिग्री वेस्ट। क्योंकि हमको पता है कि 1 डिग्री 19 डिग्री 90 डिग्री वेस्ट। तो आपको पता है कि एक जगह दोपहर है, एक जगह सुबह के 6 बजे, तो मतलब 6 घंटे का फर्क है। 6 घंटे के फर्क के लिए 360 मिनट का हुआ, 360 मिनट आपको पता है कि 90 डिग्री वेस्ट से ही हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री जो दशांतर रेखा होती है वो 4 मिनट के बराबर होती है, और 90 डिग्री वेस्ट की 360 मिनट के बराबर होगी। 360 मिनट 60 घंटे के बराबर होगी। अगर 60 घंटे 6 घंटे के बराबर होगी, और अगर 6 घंटे का डिफरेंस देखना हो दोपहर और सुबह के 6 बजे के बीच में, तो 90 डिग्री वेस्ट ही निकलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तनों के नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया? कराकस, मैकबी, मेराके, कैरो, पेने। तो इसका राइट आंसर है वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तनों के नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया? 20 का बी, मेराकाबे वेनेजुएला का एक तेल बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेराकाबे किस देश में स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो लैटिन अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उसमें यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुलेटो, मेस्टिजो, मिजी, माऊ माऊ। तो इसका राइट आंसर है मेस्टिजो। जो यूरोपियन और
मूल अमेरिकन जनजाति के लोग हैं उनको मेस्टिजो कहा जाता है। ये ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं, आपको मिलाना है। आपको पता है कि एंटेना इटली में है। एंटेना कहाँ पे है? इटली में है। और माउंट रेनियर यूएसए में है। और पेरिकुटिन ज्वालामुखी कहाँ पे? पेरिकुटिन है मैक्सिको में। और टाल टाल है फिलीपींस में। आप मिला सकते हैं माउंट रेनियर यूएसए में ए का 4, एंटेना इटली में बी का 1, टाल है फिलीपींस में डी का 3, बच गया पेरिकुटिन। पेरिकुटिन है मैक्सिको में। पेरिकुटिन ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में। माउंट रेनियर यूएसए में, एंटेना इटली में, पेरिकुटिन ज्वालामुखी है मैक्सिको में और टाल यूएसए में। भूतपूर्व युगोस्लाविया के निम्नलिखित प्रांतों में पर विचार करना है। बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, युगोस्लाविया। पूर्व से पश्चिम प्रांत को आपको उसको सुझाना है। इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर देखें तो सबसे पहले पूर्व में आएगा युगोस्लाविया, फिर बोस्निया, फिर क्रोएशिया, फिर स्लोवेनिया। पहले आएगा युगोस्लाविया, फिर बोस्निया, फिर क्रोएशिया, फिर स्लोवेनिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? चाड, मलावी, विक्टोरिया और जिम्बेजी। इसका राइट आंसर है सी। जो विक्टोरिया झील है तंजानिया और युगांडा के बीच स्थित है। पशुओं का एक वर्ग जिसे क्या नाम दिया जाता है? जिसे मार्सुपियल शिशुधानी सस्तनी का नाम दिया जाता है। लाक्षणिक विशेषता कहाँ पर पाया जाता है? इसका अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। जो मार्सुपियल ऐसे स्तनधारी समूहों को कहते हैं जिनके शरीर पर चमड़ी की थैली बनी होती है, जिनमें से वे अपने बच्चों को रखते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।